बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना देने और उनकी मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांटने, इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई है कि असम्बली में नून लीग ने जो इत्तेहादी हुकूमत है उन्होंने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। क्या आईनी तरमीम करने जा रही है वो, क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देकर, और फिर उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी और कैसे हुकूमत अपने 5 साल पूरे करने पर इस वक्त जो है वो अपनी जो बसात है वो बिछा रहे हैं। अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के 9 जजेस ने एक मुतफिका तौर पर फैसला दिया है और ये फैसला पूरे निज़ाम के ऊपर एक चपेड़ है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्यों शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं और परचम तक उन्होंने अपनी गाड़ी से उतार दिया है। ये क्या मामला है, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अचानक से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये तैनाती किसकी की गई है, इससे ये चीज़ अब समझ आ रही है कि आगे जो मंजरनामा होगा वो क्या होगा और कैसे मामलात चलाए जाएंगे। इस तैनाती के बाद चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आता हूं जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर। अच्छा, जो फैसला दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, एक चीज़ तो आप ये समझ लें कि इसके 2 हिस्से थे। मैं कल के व्लॉग में भी डिटेल बता चुका हूँ। एक तो ये कि नशिस्तें नहीं देनी, दूसरा ये था जी कि नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में बांट दी जाएं। अच्छा, वैसे तो ये फैसला मुतनाज़ बन चुका है, सवालात इसके ऊपर उठ चुके हैं और कमज़ोर तरीन ये फैसला था और इस फैसले में जानिबदारी साफ तौर पर नजर आई। क्यों, उसकी सिर्फ एक रीज़न में और आपके सामने रख देता हूँ। कल के व्लॉग में जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया था, लेकिन एक नई चीज़ इसमें मैं आपके साथ बताता चलूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था जी कि 2018-19 में BAP को भी उसकी भी कोई नशिस्तें नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन उसमें आज़ाद अरकान शामिल हुए और फिर उन्हें भी मखसूस नशिस्त दी गई। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जो ट्रेंड था वो रखा था कि देखें एग्जाम्पल मौजूद है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल मौजूद, अगर ये काम ऐसे पहले ना हुआ होता तो फिर अलहदा बात थी, फिर आप सोच विचार किया जा सकता था, लेकिन ये काम हो चुका है, एग्जाम्पल मौजूद है तो उसी एग्जाम्पल को फॉलो किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने वो नशिस्तें दी थी। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये लिखा है जी कि PTI ने ये बात बताई तो ज़रूर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन उसके कोई डॉक्यूमेंट, कोई सबूत नहीं इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, लिहाजा नहीं सबूत रखे तो उनकी इस दलील को रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्या हुआ जी कि 2 चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन मंगवा सकता था, कह सकता था कि भाई आप दे दो हमें डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप इस दलील को वैलिड समझ रहे थे और अगर आपने इस दलील को लिखना था, अच्छा रिजेक्ट भी नहीं, ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये कहा है जी कि कुछ सबूत उन्होंने सामने नहीं रखे। फिर दूसरे नंबर पर वो उस वक्त जो मखसूस नशिस्तें थी वो इलेक्शन कमीशन ने ही दी थी ना, और इलेक्शन कमीशन का ही फैसला था और इलेक्शन कमीशन का ही नोटिफिकेशन था। अगर उन्होंने नहीं दी तो आपके पास अपने रिकॉर्ड में तो मौजूद थी, तो फिर आप कैसे इस दलील को जो रिजेक्ट है वो कर सकते हैं। तो ये एक और इस फैसले के का मुतनाज़ा हिस्सा था, जिसके बाद जानिबदारी का बज़ाहिर जो साफ नज़र आ रही है वो लेबल मज़ीद अपने ऊपर इलेक्शन कमीशन ने लगाया है। बहरहाल ये तो फैसला हो गया। अब इस फैसले के बाद क्या होगा कि मखसूस नशिस्तें जो दीगर जमातों को दी जा रही हैं जी, 2/3 अक्सरियत हासिल कर लिए इस हुकूमत ने। वो कैसे जी, 224 का जो हिस्सा है वो मखसूस नशिस्तों के बाद इस ये जो चुनतखीब हुकूमत है इसके पास चला गया है और इससे कोई भी आईनी तरमीम ये कर सकते हैं। यानी कि वन साइडेड, अब आपको अपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है वो हो ना हो, अब वन साइडेड जो कुछ मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं। इससे एक तो मुबैना तौर पर जो 2 साल के अंदर आईनी खिलाफ वर्जियाँ हुई, इलेक्शन टाइम पे नहीं करवाए गए, फैसले नहीं माने गए, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको तो कवर दे ही देंगे ताकि बाद में जाकर मुकदमे ना हो सकें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो कि नून लीग की शदीद तरीन ख्वाहिश है इस वक्त की, वो ये है जी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। एक्सटेंशन कैसे जी, इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि अभी जो मौजूदा लॉ है उसके मुताबिक तो
65 साल तक जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो जज होगा 65 साल गुजरेंगे तो वो रिटायर हो जाएगा। यानी कि अभी 2031-32 तक की तमाम फहरिस्त मौजूद है कि ये जज इस टाइम तक 65 साल का होगा, वो रिटायर हो जाएगा और इस जज ने चीफ जस्टिस बनना है। इसी तरह से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अक्टूबर में रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये मुद्दत जो है वो आईनी तरमीम के ज़रिए 65 से 68 तक कर दी जाए या 68 या 70 तक कर दी जाए, तो उससे क्या होगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब 3 या 5 साल के लिए मजीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह पाएंगे। ये जी अगर या इसमें यह किया जा सकता है कि जी कि कोई भी चीफ जस्टिस बने तो वो 3 साल के लिए लाजमी चीफ जस्टिस होगा। तो ये पूरा अब अदलिया का जो सिस्टम है वो भी हिलाने की ख्वाहिश है जी इस वक्त कि ये कर दिया जाए। ख्वाहिश क्यों है? क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के जो फैसले हैं वो सारे के सारे सपोर्ट किस तरह से कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को। आप देखें बल्ले का निशान पीटीआई से छीना गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, पीटीआई की खवातीन कारकुनान तक जेलों में है, कोई एक्शन नहीं हुआ। सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, चीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भुट्टो रेफरेंस इस वक्त सारा सारा दिन चल रहा है। दीगर जो मामलात हो रहे हैं कोई उसका जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फैसले दे रहा है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रख रहा है। नीचे हाई कोर्ट से वो फैसले उड़ा दिए जाते हैं। अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है ये आगे चलकर ख़त्म होना ही होना है। जो हाई कोर्ट्स हैं इतना कमज़ोर तरीन फैसला है, लेकिन अगर ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत में जाता है तो जो एक हिस्ट्री रही है जी उस हिस्ट्री के मुताबिक हो सकता है कि ये बरकरार रहे फैसला। लेकिन इस वक्त दबाव इतना शदीद है कि मैं नहीं समझता कि अगर ये जाएगा तो ये फैसला बरकरार रह पाएगा। फिर उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस पर भी मैं पहले बता चुका हूँ कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद रिटायर होने जा रहे हैं इसी वीक के अंदर। तो वो जो कमेटी होगी तीन रुकनी जो कि डिसीजन लेती है खुद नोटिस बेंचेस तश्कील वगैरह का, तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से तो इनिशियल यही ख्याल किया जाता है कि वो काजी ग्रुप की साइड से हैं, लेकिन जब से वो बल्ले का निशान वाला फैसला आया है तब से जो अंदर से कुछ जो मुखालफत हुई है, इवन के चीफ जस्टिस मिला साहब ने तो खुलकर जो मुखालफत है वो की। तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से भी ये ख्याल किया जा रहा है कि वो अब उस तरह से शायद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनके हम ख्याल ग्रुप में ना रहें। तो फिर इसी तरह से जो 3 रुकनी कमेटी है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर आ रहे हैं। तो वो कमेटी अब चूँकि उसने बेंच करना है और खुद नोटिस वाला मामला भी वो उनके पास जाएगा, तो फिर शायद जो ये बल्ले के निशान वाला फैसला धांधली के हवाले से पिटीशन और इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है तो इसके ऊपर कोई ना कोई रिलीफ शायद इस तब्दीली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक वो कॉन्फिडेंट होगा कि उनको जो इंसाफ के ऊपर मबनी और रिलीफ जो है वो मिलेगा। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ ये इस वक्त नून लीग, अच्छा एक और इसकी रीज़न ये भी है कि नून लीग ये क्यों चाहेगी कि वो एक्सटेंशन मजीद दे। इसकी रीज़न ये है कि वो चाहते हैं जी कि अब वो हुकूमत भी पूरी कर लें। उन्होंने 3 से 5 साल जो हैं वो भी गुजारने हैं। लेकिन वैसे तो जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है, जो धांधली हुई है, ये पॉसिबल तो नहीं है कि ये अपने टर्म को पूरा करे। फिर उसके बाद जो अमेरिका में मामलात हो रहे हैं नवंबर में जो उधर तब्दीली होगी, फिर उधर की तब्दीली का इम्पैक्ट इधर भी आता है, यहाँ पर भी फिर जो तब्दीलियाँ हैं वो होंगी, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन ये इस वक्त जो एक्सटेंशन के हवाले से मामलात हैं वो चल रहे हैं और ये इसकी जो कुछ रीज़न्स हैं। बहरहाल देखें अब इसके ऊपर क्या जो फैसला है, एटलीस्ट 2/3 का जो नंबर है वो तो हासिल कर लिया गया है। दूसरी तरफ आता हूँ जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के 9 जजेस ने मुतफ़िका तौर पर फैसला दिया है। क्या फ़ैसला दिया है जी? फैसला उन्होंने ये दिया है जी कि सदर को मुंतखब करने का इख्तियार वोटर के पास है, किसी रियासत को ये फैसला करने का इख्तियार नहीं कि वो उसको डिस्क्वालीफाई करे या अहल करे या ना अहल करे। ये जी ट्रंप की नाअहली से रिलेटेड एक मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में, जिसमें अमेरिका के 9 जजेस ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला दिया जी कि सदर या उधर यहाँ पर तो वज़ीर आज़म के पास होते हैं सारे इख्तियारात, वहाँ पर जो है वो सदारती निज़ाम है तो उधर सदर होता है कि सदर का मुंतखब करने का इख्तियार तो अवाम को के पास है, वोटर्स के पास है, रियासत को ये फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं है। तो ट्रंप जो है, ट्रंप की भी वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात जो हैं वो कुछ गड़बड़ी रहते हैं। तो लेकिन ये जो उधर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला है ये बड़ा चीख कर बता रहा है कि असल जो जमहूरियती होती हैं
रियासतें होती हैं या निज़ाम होता है, उसमें फिर इस तरह के जो फैसले हैं वो आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इधर पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, इनकी तो मखसूस नशिस्तें तक लेने के लिए दरखास्तें दी जाती हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल जानिबदारी का सबूत देते हुए जो फैसले हैं वो पीटीआई के अगेंस्ट ही करता है। इससे पहले आप देख लें इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार रहा। आज तक वो फॉर्म 45 अपलोड नहीं कर सका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो कि उन्होंने हर हाल में 14 दिन के अंदर आईन कानून के मुताबिक करने थे, लेकिन वो नहीं कर सका। ये एक और खिलाफ वर्जी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हो गई है, लेकिन इसके ऊपर कोई जो सवाल है वो नहीं उठता और ना ही जी उनके अगेंस्ट कोई इकदाम उठाया जाता है। बहरहाल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो हैं उन्होंने एक केस की समाअत के दौरान शर्मिंदगी का इजहार किया और ये कहा है जी कि शर्मिंदगी के बायस मैंने अपनी गाड़ी से जो परचम है वो तक उतार दिया है। शर्मिंदगी किस चीज़ से हुई? शर्मिंदगी इस निज़ाम से हुई, शर्मिंदगी ये जो फैसले कुछ आ रहे हैं इससे हुई। यानी कि एक इंतहा होती है ना। अब देखें कि एक तो आपने धांधली, मुबैना तौर पर धांधली के ज़रिए आप इक़्तिदार में आ गए। अब जो नशिस्तें हैं जो कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें हैं, उन नशिस्तों पर भी आप कहते हैं कि ये भी हमें दे दो और वो आप दे भी दी जाएंगी। यानी कि आप तसव्वुर करें, मौलाना फजल रहमान साहब की केपी में 7 नशिस्तें हैं टोटल, और जब उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी तो वो मखसूस नशिस्तें 10 दे दी जाएंगी। यानी कि वो जीत कर ही 7 आए हैं और उनको मखसूस नशिस्तें अलाट 10 कर दी जाएंगी। और केपी जहाँ पर 90 से ज़्यादा हैं पीटीआई की नशिस्तें, वहाँ पर कोई 50 के करीब मखसूस नशिस्तें जब दूसरी जमातों को अलाट होंगी तो उनकी बन जाएंगी। खैर केपी में तो फिर भी अक्सरियत है, फिर भी पीटीआई की ही हुकूमत रहनी है, लेकिन जब दीगर असम्बलियों में ये नशिस्तें दी जाएंगी तो उनकी नशिस्तें और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ये वो कहते हैं ना जी कि अपने मतलब जो भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ आप इस मामले को कह सकते हैं कि इस हद तक ये लोग गिर चुके हैं और बिल्कुल किसी चीज़ की शर्म व हया भी इनमें अब बाकी नहीं रही। वो ख्वाजा आसिफ साहब का ही कहना था ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो मेरे ख्याल से नून लीग में इतनी सी भी शर्म और हया जो है नून लीग, पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम उनमें बाकी नहीं रही। और इस वक्त की सबसे बड़ी मुनाफिक जमात अगर कोई साबित हुई है तो वो पीपल्स पार्टी शामिल हुई है। पीपल्स पार्टी क्या कहती है जी कि बहरामंद तंगी जो हैं उनसे अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि उन्हीं के प्लेटफॉर्म से वो सेनेटर बने और पीपल्स पार्टी के ही सेनेटर्स हैं और उन्होंने ही सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी की जो करारदाद थी वो दी थी। और पीपल्स पार्टी कहती है जी कि हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं। और भाई ताल्लुक नहीं है तो फिर सेनेटर क्यों है? आपका नाम क्यों इस्तेमाल करा? उसे हटाएं फिर सेनेटरशिप से। लेकिन बस वो नूरा कुश्ती है जी, वो हमारा सेनेटर नहीं है, लेकिन अंदर जाकर वो बस अंदर खाने अपने जो काम है वो बेशक करता रहे। तो सबसे बड़ी मुनाफिक जो जमात इस वक्त साबित हुई है वो पीपल्स पार्टी हुई है। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपको देता चलूँ कि वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर को सेक्रेटरी दिफाई पैदावार और पैदावार तैनात कर दिया है। इनकी तैनाती 2 साल के लिए की गई है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये अहम तरीन तैनाती है। ये हुकूमत अभी बनी ही है और बनने अभी वफाकी काबीना भी नहीं बनी, लेकिन ये अहम तरीन जो तैनाती है वो हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर जो हैं वो भी रिसेंटली ही रिटायर हुए हैं, यानी कि जब आर्मी चीफ की तैनाती हुई थी फिर उसके बाद ही कुछ टॉप जो जनरल्स थे उनमें ये भी थे और उनकी फिर उसके बाद रिटायरमेंट भी आ गई थी तो ये रिटायर हुए थे। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद इनकी दोबारा से जो तैनाती है बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर वो कर दी गई है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन मामलात में आजकल मसरूफ़ है, जहाँ पर एक साइड पर इतना कुछ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तो वो चल रहा है रेफरेंस चल रहा है और ये अहमद रज़ा कसूरी साहब हैं जी, ये कुछ दलाइल दे रहे हैं, ये आप सुनिए ज़रा। जब मेरे अपना न्यूरो सर्जन ने आके मुझे कहा कि कसूरी साहब नवाब साहब हैज पास्ड अवे, आते हुए आपके पास आए तो डीआईजी एसएसपी तो बैठे थे, वहाँ एक डंडा पड़ा हुआ था। I got hold of that stick and I gave 2-3 shots on the bottom of the SSP हलाकू खान. I said get lost you murderer, get lost थी। और वो जो भागा बसी हुई उसके बाद डीआईजी ने देखा एसएसपी की पिटाई होगी तो डीआईजी भागा। I like a South American footballer, I gave him a kick on his ass थी and he went rolling थी। तो ये जी भुट्टो रेफरेंस की समाअत है जिसके लिए कई दिन से जो 9 रुकनी बेंच था इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो बैठा रहा और बराह रास्त इसकी जो समातें हैं वो होती रही। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी वो आज इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे अडयाला जेल में और मुलाकात करने के बाद केपी की जो काबीना है
वो फाइनलाइज की जाएगी कि केपी की काबीना में कौन कौन शामिल होगा। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल फ्रंट फुट पर रहकर खेल रहे हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ की चुनतखब वज़ीर आज़म की जो हल्फ बरदारी तकरीब थी उसमें भी शिरकत से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका मौक़िफ़ यही है कि धांधली के ज़रिए आए हैं तो हम क्यों इनकी तकरीब में शामिल हों। तो बहरहाल जी आज वो इमरान खान साहब से मुलाकात करके केपी की जो काबीना है उससे भी फाइनल करेंगे कि कौन कौन केपी काबीना में होगा। राय का सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।